फॉस्फोलिपिड क्या करेगा, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, ये ध्यान रखना है। एंड कोलेस्टेरॉल का मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉस्फोलिपिड का, तो उसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में हम जब ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉस्फोलिपिड को, और फॉस्फोलिपिड का ये हेड को रिप्रेजेंट करता है ना, जो पोलर नेचर का होता है, और ये टेल रिप्रेजेंट करता है जो नॉन पोलर नेचर का होता है। इसी फॉस्फोलिपिड में जब आप बनाते हैं तो ऐसे एक सिंगल लाइन वाला स्ट्रक्चर आप देखोगे, बनाओगे, है ना। और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कोलेस्टेरॉल के मॉलिक्यूल के। ऐसे एक हम जब सिंगल लाइन के साथ बना रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया दैट रिप्रेजेंट्स कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल के लिए बनाया जाता है। कोलेस्टेरॉल का मॉलिक्यूल क्या करेगा, मेम्ब्रेन को रिजिडिटी या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक नोट करके बात याद रखनी है, होपेनोइड्स, जब प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वहां कोलेस्टेरॉल का जो काम है, जो स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, वो होपेनोइड्स प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में, जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन में एक डिफरेंस ये है, सेल जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को जब कंपेयर करोगे तो उनके मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन में ये एक डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोलेस्टेरॉल मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उधर कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है, और कोलेस्टेरॉल की जगह पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगा, होपेनोइड्स। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको इनका सेल मेम्ब्रेन में कॉम्पोजिशन किसका है, होपेनोइड्स का है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो तीसरा कंपोनेंट था, मेनली दो ही कंपोनेंट से हमने बात करी थी, सेल मेम्ब्रेन बना होता है, एक फॉस्फोलिपिड से, दूसरा प्रोटीन से। तो जो प्रोटीन कंपोनेंट है वो अब हम देखेंगे। प्रोटीन के मॉलिक्यूल की बात करें, प्रोटीन के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखना और इसमें बात समझना। प्रोटीन जब सेल मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट करते हैं, प्रोटीन निकालने की कोशिश करते हैं, जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल आसानी से निकल जाए, आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाए सेल मेम्ब्रेन से, उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसके लिए वर्ड लिखते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाएगा। और जब सेल मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन को निकालने में थोड़ी आपको डिफिकल्टी हो, आसानी से ना एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहने का मतलब क्या है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैं यहां बना दूं तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल इधर सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है ना। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड लेयर बाय लेयर है, इसमें एम्बेडेड हो, जैसे ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल एम्बेडेड है पूरी सेल मेम्ब्रेन में, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना दैट इज डिफिकल्टी, ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में। तो इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इसको बोलेंगे क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम यहाँ पे पहले हम प्रोटीन के टाइप्स की बात करेंगे, कैसे, क्या बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज का मतलब कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है। अगर इजीली वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, नॉट टाइटली बाइंड विद फॉस्फोलिपिड। अब जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो जितना ज्यादा टाइट बॉन्ड होगा इनके बीच, उतना ही मुश्किल होगा इनको निकालने में। ये सरफेस पे होता है तो बहुत ज्यादा टाइट बॉन्डिंग नहीं होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन जो ये कंप्लीटली बरीड है इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, इनके बीच बॉन्डिंग जो होती है फॉस्फोलिपिड के साथ, वो कहीं ज्यादा टाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इनको निकालना मुश्किल होता है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को ये क्या होते हैं, टाइटली बाइंड करे होते हैं फॉस्फोलिपिड से, इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना इट इज नॉट इजी टास्क। बट एक इंट्रिंसिक की बात करें, एक्सट्रिंसिक
इट कैन एक्सट्रैक्ट इजिली, ये हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन के बात करें टाइप्स की। इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो टाइप्स की। इंट्रिंसिक प्रोटीन एक इस तरह की आपको दिखेगी, जिसमें कंप्लीटली ये इंट्रिंसिक प्रोटीन आपको इस सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में बरीड हुई दिख रही है। ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में बरीड है। और एक आपको इस तरह की प्रोटीन दिखेगी जो पार्शियली बरीड है, पार्शियली इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के दो टाइप्स, एक पार्शियली बरीड, एक टोटली बरीड। एक जो आधा हिस्सा उसका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में धसा हुआ है ना, और एक कंप्लीटली। अब हम टोटली बरीड की बात करें, थ्रू द ये टोटली बरीड होगा, बरीड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितनी थिकनेस है मेम्ब्रेन की, उतने में ये, उतने थिकनेस के साथ ये उसमें धसी होती है ना। तो इसको निकालना और मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पार्शियली बरीड, है ना। इनको हम बोलते हैं टनल या चैनल प्रोटीन। ये किसकी तरह काम करती हैं? टनल की तरह या प्रोटीन चैनल की तरह, है ना। अभी हम वो आगे बात करेंगे। एक्चुअली ये प्रोवाइड करती हैं पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, जो आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है हमारा, ये नॉन पोलर नेचर का है। कैसा है? नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है। अब जो नॉन पोलर नेचर के मॉलिक्यूल हैं वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि मेजर प्रपोर्शन जो सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। तो फॉस्फोलिपिड से, इससे जो आपका पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा दैट कैन क्रॉस इजीली, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर रीजन से नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड आपका कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। तो इससे ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल के लिए, कैसे? पोलर मॉलिक्यूल के लिए जो क्रॉस करने का रीजन है वो काम करता है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल पोलर नेचर के होते हैं। प्रोटीन हमारा कैसा नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, वाटर या वाटर की तरह, है ना, जो वाटर है या फिर वाटर की जैसा है, वो आपका इस प्रोटीन के थ्रू क्रॉस कर जाएगा। इस प्रोटीन के थ्रू क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। ये एज अ चैनल काम करता है, एज अ टनल काम करता है। तो इन प्रोटीन को इसलिए हम क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, है ना। जैसे आपने न्यूरॉन में पढ़ा था, है ना, जब हम एक्सॉन मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो वहां पे ये प्रोटीन, हम चैनल की बात करते हैं। तो ये एज अ क्या करती है? पैसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वाटर सॉल्युबल मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या है? पोलर मटेरियल सॉरी, पोलर मटेरियल को ये पैसेज प्रोवाइड करेगी, है ना। दो टाइप की, टोटली बरीड और पार्शियली बरीड। और टोटली बरीड को हम चैनल या टनल प्रोटीन, टनल या चैनल प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो, जो हमारा एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर जो सीक्वेंस बनता है, सबसे इजीली हम निकाल सकते हैं किसको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को। किसको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को। इसको भी आप यहीं पे सीक्वेंस बना के समझ लो। उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है पार्शियली जो बरीड प्रोटीन है, पार्शियल बरीड जो प्रोटीन है। और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है किसको रिमूव करना, किसको एक्सट्रैक्ट करना? टोटली या टोटल बरीड प्रोटीन को। टोटल बरीड प्रोटीन को, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे है? सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। सबसे इजी किस प्रोटीन को हम सेल मेम्ब्रेन से अलग कर सकते हैं?
एक्सट्रिंसिक को, फिर पार्शियली बरीड को, फिर टोटली बरीड को। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इजीली सेपरेट हो जाएगी, सरफेस पे प्रेजेंट होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के सरफेस पे प्रेजेंट होएगी, वो हमने डायग्राम में देख लिया, बिल्कुल इधर सरफेस पे प्रेजेंट होएगी, है ना। एंड ये प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। इन प्रोटीन्स का जो नेचर होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एज अ कोई मॉलिक्यूल एंटर करेगा या नहीं एंटर करेगा, एज अ रिसेप्टर काम करती है ये, है ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो रही है आपकी, ठीक। और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, जो आपका ये येलो लाइन है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने बनाया है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, और ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट। और जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो हम वर्ड यूज करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ क्या, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, मतलब एज अ रिसेप्टर एक्चुअली ये काम करते हैं। रिसेप्टर समझते हो, अभी और इसको आगे और समझोगे। जैसे एक एग्जांपल है बेस फर्टिलाइजेशन, एग सेल को स्पर्म कैसे रिकॉग्नाइज करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, या हम बोले सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात हो गई। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ये स्ट्रक्चर आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एज अ चैनल काम करती है, ये ग्लाइकोलिपिड है ना, ये आपकी पार्शियली बरीड प्रोटीन है, ये आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ बना रखा है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आप रिप्रेजेंट करोगे, है ना, और ये टोटली बरीड आपकी प्रोटीन है। ये सारा कुछ आपने अब पढ़ लिया, तो अब हमारा कंप्लीट होता है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पूछता है तो आप इतना स्ट्रक्चर बनाओगे, और इसमें ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। जब आपके डायग्राम पे क्वेश्चन बनता है तो जब एक ये सिंगल लाइन यहाँ दिखाई जाए, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, एक और बात याद रखनी है, इस पिक्चर को देख के बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है असिमेट्रिकल है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल कैसे है, आप कैसे कहोगे कि नहीं सर सिमेट्रिकल है, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर इधर है एक इधर है, तो सिमेट्री तो मेंटेन है, तो ऐसा नहीं बोलोगे। असिमेट्रिकल किसकी वजह से वो देखना। हाँ, पार्शियली बरीड भी इस तरफ भी हो सकता है, इनर साइड भी हो सकता है, इनसाइड वाले सरफेस भी हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है दैट बिकम असिमेट्रिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा हो जाता है, असिमेट्रिकल है। और कहने का मतलब ये है कि जो ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है ये सिर्फ आउटर सरफेस पे होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे नहीं होता। अगर इनर सरफेस पे भी होता तो हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोल सकते थे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि इधर ही होएगा, इधर भी हो सकता है, पार्शियली बरीड प्रोटीन इधर भी हो सकता है, होता है, लेकिन ये ग्लाइकोलिपिड का मॉलिक्यूल एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज ओनली प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ प्रोटीन, आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, है ना। तो ये इस वजह से असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपका हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत परेशान करता है। अब सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कंप्लीट हो गया। इतना कुछ आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में समझना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का कैसे क्या मोड ऑफ मैकेनिज्म है जिसकी वो अक्रॉस जिसकी मदद से हमारा मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चेंज करता है या क्रॉस करता है, उसको हमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सेल है, ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ रहे हो, कोई भी सेल है तो मटेरियल या तो उसके अंदर रॉ मटेरियल जाना है तो वो क्रॉस करेगी सेल मेम्ब्रेन को, या सेल कोई कुछ सिक्रीट कर रही है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगी बाहर, है ना। तो इसी को हमें आपको यहाँ समझना है कि क्या क्या मैकेनिज्म है, किस किस मोड से हमारा ये सेल मेम्ब्रेन को मटेरियल क्रॉस करता है ना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। और भी फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, एक शेप देना, एक फिक्स शेप का जो सेल का शेप होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक एज अ सिस्टम उसको सेपरेट करना, सेल के जो और मॉडिफिकेशंस है उसमें सेल मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन की वजह से होना। सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो कोई मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहा है या फिर इधर से इधर आ रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के नेचर की बात करें तो नेचर हमारा सेल मेम्ब्रेन का सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसा नेचर है? सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन्स जो हैं या तो परमिएबल है, परमिएबल उनको बोलते हैं जो सॉल्यूट को क्रॉस करने दें और सॉल्वेंट को भी क्रॉस करने दें, दैट मेम्ब्रेन इज परमिएबल। उसको हम क्या बोल देंगे? ये परमिएबल है। कैसी मेम्ब्रेन है? परमिएबल है। अब ऐसी भी मेम्ब्रेन होती हैं जो ना तो सॉल्यूट को क्रॉस करने देती हैं ना सॉल्वेंट को क्रॉस करने देती हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कैसी मेम्ब्रेन हो गई? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जो सॉल्यूट को क्रॉस नहीं करने देती हैं, सिर्फ सॉल्वेंट क्रॉस करने देती हैं, सॉल्वेंट इनको क्रॉस कर सकता है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उनको हम क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, जो ध्यान से अब देखना, जो सेलेक्टेड सोल्यूट को भी क्रॉस करने दे, किसको? सेलेक्टेड सोल्यूट को, एंड सॉल्वेंट को तो क्रॉस करने देगी, एंड सम सेलेक्टेड सोल्यूट कैन आल्सो क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और हमारी सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की है। कल इसके आगे अपन बात करते हैं।